अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमीर अब्बास। तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए एक बार फिर कमर कस ली है। इस सिलसिले में तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में जलसों की मनसूबाबंदी कर ली है। ताहम यहाँ सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ को पंजाब, सिंध और मुल्क के दूसरे हिस्सों में जलसों की इजाज़त मिल पाएगी? अगर तहरीक इंसाफ को जलसों की इजाज़त मिल भी गई तो क्या इंतज़ामिया उसे जलसे करने देगी, या फिर वही सूरत हाल होगी जैसा कि इलेक्शन से कबल इंतखाबी रैलियों की बामुश्किल इजाज़त हासिल करने के बावजूद इंतजामिया किसी भी बहाने से तहरीक इंसाफ के जलसे रुकवा दिया करती थी? पीटीआई ग्रैंड अलायंस का अपनी तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आइन को कामयाब बनाने के लिए लाहे अमल क्या है? क्या तहरीक इंसाफ इन कयास आराइयों को दुरुस्त करार दे रही है कि शहबाज हुकूमत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मनसूबा बना रही है? तफसीलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 19 अप्रैल को शालीमार चौक पर लाहौर में जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दे रखी है। जलसे में तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा खिताब करेंगे। इसी तरह तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख का कहना है कि हमने डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को 3 दरख्वास्तें दी मगर जलसे की इजाज़त नहीं मिली। सिंध हाई कोर्ट में हलीम आदिल शेख ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब अदालत ने आज डीसी ईस्ट कराची को कहा है कि जलसे की इजाज़त देने या ना देने की वजह बताई जाए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के आखिरी दिनों में हमारे 5,000 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। फिर इलेक्शन के बाद हमारी 20 सीटें चोरों और डाकुओं को दे दी गई। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। असद कैसर के मुताबिक जेयूआई और पीटीआई के दरमियान राब्तों को बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया है। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को जहर देने की तलात सामने आई हैं। बुशरा बीबी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक नई दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बुशरा बीबी का शौकत खानूम अस्पताल से तिब्बी मुआयना कराया जाए। बुशरा बीबी को सब जेल बनी गाला में खुराक में जहर दिया गया। उनकी खुराक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के निशानात मिले हैं। दरख्वास्त में कहना था कि जहर के खदशे के पेश नज़र उनकी सेहत पर असर हो सकता है। दायर दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि बुशरा बीबी को तोशा खाना और निकाह केस में घसीटा गया। वो बनी गाला सब जेल में कैद हैं। बनी गाला सब जेल बुशरा बीबी की जिंदगी के लिए संगीन खतरा बन चुकी है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शानदाना गुलजार साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया शानदाना साहब आपके वक्त का। सबसे पहले फरमाइएगा कि आप पूरी कोशिश करेंगे अपने जलसे करने की जो प्लान सामने आ रहा है, लेकिन हुकूमत भी वही है जो 16 मार्च थी, यानी जब आपको निकाला गया तो उस वक्त भी आपको जलसे नहीं करने दिए गए, उस वक्त भी आपके रास्ते में रुकावटें थीं। इस दफ़ा आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि आपको जलसों की खुली छूट ये हुकूमत दे देगी? अमीर साहब, आपका बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव सवाल था। इसके दो तरफा जवाब हैं। एक फिलोसॉफिकल है, फलसफियाना, और एक प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल तो ये है कि हमारा इस मुल्क के तकरीबन तमाम इदारों से या इंडिविजुअल्स जो इदारों को चला रहे हैं या तकरीबन तमाम जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं, हुकूमती अलाकार हैं, हमारा दिल सबसे उठ गया है। ईमान हमारा पाकिस्तान में है और जब तक हम पाकिस्तान के लिए खड़े हैं तो हमारे पाकिस्तान से कभी दिल उठ नहीं सकता। लेकिन क्योंकि हम सब ने पिछले 2 साल देख लिया है कि खान साहब को रद्द करने के चक्रों में, खान साहब को उन पे कांटा लगाने के, जिस तरह बकौले जुनैद अकबर, उन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आइन कानून की धज्जियां उड़ा दी। यहाँ तक कि आपके जजेस भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं वो भी खत लिखने पर मजबूर हो गए। ये वो मुल्क है जहाँ पे लोग अपनी तकलीफ बताता नहीं है, बेहुरमती हो तो चुप कर जाते हैं। इस दफा उन्होंने खत लिखा है सुप्रीम कोर्ट क्योंकि हमारे साथ इस किस्म के मुजालिम हुए जो पीटीआई के वर्कर्स के साथ हो रहे हैं पिछले 2 सालों से। तो उनको जजेस से किसको क्या चाहिए था, क्या फैसले चाहिए थे कि उनके साथ उनको बरहना करना, उनको इलेक्ट्रोक्यूट करना, अगवा करना, उनकी वीडियोस बनाना जरूरी हो गया। तो अब आप समझ गए। फिर आपने देख लिया होगा कुछ दिन पहले बहावर नगर में जो हुआ, पाकिस्तान के 2 पावरफुल इदारे, एक अफवाज पाकिस्तान, एक पंजाब पुलिस, सबसे बड़ा सूबा है, उनको लड़वाया गया। तो आप मुझे खुद बता, मैं तो एमए नहीं हूँ, आप एक आम पाकिस्तानी से पूछिए आपको क्या बताया कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है। तो अगर हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएं, चाहे हम जलसों की इजाजत देते नहीं देते, इट हार्डली मैटर्स। केओस पाकिस्तान में डिसेंड कर चुका है। ये ऑर्गेनाइज्ड केओस है, ये डिलिबरेट केओस है। जो खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था उसकी कोई वजह थी। और खान साहब इस वक्त चट्टान की तरह खड़े हैं जेल के अंदर से, जो रोक रहे हैं इस इन्वेजन को, लेट्स पुट इट दैट वे, कि हमारा पाकिस्तान के यूक्रेन और गजा वाला हाल ना हो जाए। दूसरी जो फिलोसॉफिकल बात है, देखिए अमीर साहब, वो खान साहब भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, अल्लाह खैरुल माकिरीन एंड अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लानर्स।
कुछ लोग खुदा को मानते हैं, कुछ नहीं मानते हुए, कोई मुसलमान हो, कोई गैर मुस्लिम हो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं किसी के दीन से, लेकिन ईमान हमारा अपने मुल्क में है। खान साहब के साथ हमारी इसलिए इतनी कुर्बत है क्योंकि वी बिलीव वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। उसने प्रूव करके दिखाया, टिड्डी दल में भी, कोविड में भी, हर चीज में भी। एब्सोल्युटली नॉट, पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। वो ऐसी बात नहीं थी कि जी अमेरिका को अड्डे नहीं देने, बहुत कुछ हो रहा है इस मुल्क में जो सब कुछ पता है, लेकिन क्यों पाकिस्तान पहले ही पिट गया ये अफगान और रूस की जंग में, फिर जो इंडिया कर रहा है कश्मीर में मुसलमानों के साथ, फिर जो अब यूक्रेन में आपने देखा जो हाल हो गया, सारे जो पंडित्स थे उनकी सारी प्रोडिक्शंस तबाह बर्बाद हो गई, यूक्रेन टुकड़े टुकड़े हो गया। अगर हमारी अफवाज वहां जाती तो आप सोचते क्या हाल होना था। अच्छा, अब जो गजा में हो रहा है एथनिक क्लेंजिंग, अब ये जो ईरान के साथ उन्होंने टाकरा किया है, आप मुझे बताएं कौन हथियार बनाता है और कौन हथियार बेचता है, और किसको तीसरी जंग अजीम से फायदा होगा? पाकिस्तान को तो नहीं होगा। तो इसलिए आपको बता रही बहुत बड़ी एक किताब भी है, द ग्रेट गेम। दुनिया चलती रही है ग्रेट गेम्स पे। ये जलसे जो है ना, दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। जलसा अवाम कह रही है दुनिया को कि पाकिस्तान इज नॉट फॉर सेल। ये जलसे ना पीटीआई के ना इमरान खान के। लेकिन आपने देखिए कश्मीर में आप कह रही हैं कि दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान सेफ नहीं है, लेकिन आप जानती हैं कि सऊदी वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है। सऊदी जो क्राउन प्रिंस हैं वो भी पाकिस्तान आने की इतला है उनके अगले महीने। ईरानी सदर पाकिस्तान आ रहे हैं शायद अगले हफ्ते। और ये जो वफ्द सऊदी अरब से आया हुआ है, ये 5 से 7 अरब डॉलर की सरमायाकारी के सिलसिले में यहाँ पर मौजूद है। तो ये लोग क्यों आ रहे हैं फिर यहाँ? देखिए, ग्रेट गेम मैंने बताया ना आपको शुरू हो चुकी है। चाइना ने एक बहुत इंटरेस्टिंग काम किया पिछले साल। उन्होंने सऊदी और ईरान की, अगर आपको याद है, एक दोस्ती का पैक्ट शुरू करवा दिया। पहली दफा एक गैर मुस्लिम ने अहले तशय्युह और अहले सुन्ना की अग्रीमेंट करवाई, कॉन्ट्रैक्चुअल, जिससे दुनिया को तकलीफ हो रही है। अगर आपने आज सुबह देखा हो कि सऊदी अरब ने बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी है कि हमारा अभी भी जो चाइना और जो ईरान के साथ अग्रीमेंट था वो अभी भी जारी सारी है। आप समझ जाएं कि यानी जो भी चीन कह रहा है इस वक्त ईरान के बारे में और इजराइल के बारे में, वो ठीक है, ऑटोमेटिकली सऊदी एंडोर्स कर रहा है। हाँ, वो बातें आपकी ठीक है, लेकिन अगर वो पाकिस्तान में आके यहाँ सरमायाकारी कर रहे हैं तो आलमी हालात से पाकिस्तान को क्या गर्ज है इस वक्त? पाकिस्तान को इस वक्त अपनी मैशत से गर्ज है ना। अगर पाकिस्तान में सरमायाकारी आ जाती है, दुनिया में कुछ भी होता रहे। आपने $1 मिलियन क्वेश्चन पूछा। अगर सरमायाकारी आ जाती है, देखते हैं कि कहाँ करते हैं सरमायाकारी। हम तो चाहेंगे पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की हो। जब खान को इमीडिएटली हटाया गया तो क्यों ये सरमायाकारी नहीं आई? सोचने की तो ये बात है ना। उस टाइम पे इस IMF ने हमारी नाक रगड़वा दी, इन PDM वालों की। $1 अरब की मांग 6 रहे थे और 1 दे दिया। अगर सऊदी वाकई सरमायाकारी करने आ रहा है तो जब अभी क्यों आया? जो पाकिस्तान में तबाही फिर गई, मैं तो खुश हूँ, मैं तो खुशाइन चीज है, बहुत अच्छी बात है। ईरान भी आए सरमायाकारी करे, सारी दुनिया की करे, लेकिन आप जानती हैं कि अगर सरमायाकारी पाकिस्तान में आ जाती, $5 अरब तो बहुत दूर की बात है। अगर उसकी आधी सरमायाकारी भी पाकिस्तान में आ जाए, जो कि नहीं आई गुज़श्ता कई सालों में, इतनी $2.5-3 अरब की सरमायाकारी अगर वो ले आती है, ये हुकूमत ले आती है, तो फिर तो ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। फिर तो रुकावटें इनकी हट जाएंगी, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते इनका। अमीर साहब, मैं पाकिस्तान की कामयाबी चाहती हूँ। PTI सिर्फ पाकिस्तान की एक सियासी पार्टी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मुझे तो खुशी होगी मेरे बेचारे गरीब लोग, मेरे KP वाले, मेरे हल्के वाले, अगर उनकी सरमायाकारी आती है और ये मुल्क बेहतर होता है। सियासत अपनी जगह, पाकिस्तान अपनी जगह, लेकिन याद रखिएगा वो इंग्लिश में कहते हैं देयर इज नो ऑनर अमंग थीव्स। मुझे नहीं लगता कि ये चीज सस्टेन होने वाली, कुछ वजूहात की वजह से। अगर आसिफा जरदारी साहिबा की जीत, जो कल नाशर सन्नी में उनके आके ओथ लिया, हलफ लिया, झूठा बाय द वे, एक और हलफ कुरान पे, आपको पता है हमारे हल्फ में कुरान की भी अल्फाज हैं, आइन के भी अल्फाज हैं। तो अगर वो इतनी कॉन्फिडेंट थी जीतने की, तो बाकी कैंडिडेट्स के कागजात रिजेक्ट करने की क्या जरूरत थी, और हमारे PTI वालों को जेल में डालने की क्या जरूरत थी? इलेक्शन करवा देते। वो तो बगैर इलेक्ट हुई आ गई है सीधा। अगर इन लोगों में इतनी कॉन्फिडेंस थी तो उनको क्या जरूरत थी 9 फरवरी को दूसरा इलेक्शन करवाने की? जहां तक सऊदी की ईरान की बात है, वो जंग से रिलेटेड है। अल्लाह करे वो आए हों क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, आई वेलकम इट, बट मुझे मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का इस्तेमाल चाहिए, और वो इस्तेमाल सऊदी नहीं कर रहा, ईरान कर रहा है, वो कोई और कर रहा है, जिन्होंने हमारी हुकूमत गिरवाई थी। बॉटम लाइन बीइंग, मुझे इस वक्त कोई भी खुश आइन चीज नहीं नजर आ रही, क्योंकि जो मुल्क अंदरूनी तनाजात का शिकार होता है, बैरूनी तनाजा कोई मुश्किल चीज ही नहीं है। जब आप अंदर आप में उखाड़ पछाड़ होगा, ये इसमें कुछ बहुत आसानी से खत्म कर देगी। ये एक हकीकत है कि जिस मुल्क में अंदरूनी तौर पे खलफशार, इंतशार और अदम इस्तेकाम हो, तो दुनिया उस मुल्क के पर एतमाद नहीं करती। बुशरा बीबी साहिबा ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, इससे पहले भी वो ये शिकायत कर चुकी हैं। इमरान खान साहब के बारे में भी उन्होंने कहा कि हमें खदशा है कि उन्हें
कोई जहरीला मवाद या जहर दिया गया होगा। बुशरा बीबी ने अपने बारे में भी कहा। अब उन्होंने बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दायर कर दी है। आपके पास क्या इत्तलात है इस बारे में? मैंने जिस पे 2 चीज़ें सुनी हैं। एक ये कि बुशरा बीबी को अडियाला से लेके जाने का मकसद यही था कि उनको थोड़ा-थोड़ा वक़्तन-फ़वक़्तन तंग किया जाए, जो भी तरीका हो, ज़हर हो, जो जैसा भी हो, ताकि खान साहब पे प्रेशर आए और वो भी कहें कि जी चल या तो मैं डील करता हूँ या मुझे भी यहाँ से निकाल के सब जेल में ले जाएँ। बट बात तो वही हो गई है। अगर उनकी बीवी सब जेल में सेफ नहीं तो खान साहब कैसे सेफ रहेंगे? दूसरी बात, जो प्रैक्टिकल बात मैं बता रही हूँ एज़ अ बायस्टैंडर, कि अगर खान साहब में अडियाला में इस वक़्त ज़िंदा हैं, तो अल्लाह के बाद इस वक़्त पंजाब की पुलिस उनकी ज़ामिन है। और ना इनमें इतना दम है या ख़म है कि इतना बड़ा पाकिस्तान में रेवोल्यूशन लेके आए अगर खान साहब की इकबाल को भी तकलीफ़ हुई। एलिगेशंस इन्वेस्टिगेट होने चाहिए और अगर गवर्नमेंट में थोड़ी-सी भी सिंसेरिटी है, सदाकत है, तो वो बेशक शौकत खान उनके डॉक्टर्स के साथ अपनी भी एक टीम भेज दें, ब्लड टेस्ट्स करवा दें, मुआयने करवा दें, पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। इसमें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है, छुपने की क्या ज़रूरत है? और वो तो ये नहीं कह रहे हमें लंदन भेजें, वो तो कह रहे हैं हमारे अपने डॉक्टर्स आ जाएँ अस्पताल से टेस्ट करा लें, इसको डबल चेक भी करा सकते हैं। लेकिन आई थिंक सबसे खतरनाक बात इसमें यही है कि अगर हमारा मुल्क, हमारी हुकूमतें इस लेवल पर चली गई हैं कि आप लोगों की बच्चियों को, बीवियों को, बेबी अमार आपने देख लिया हमारे इबाद साहब के जो बेटे को जिस तरह मार दिया इन लोगों ने। पाकिस्तान में इंसानी इज़्ज़त ही कोई नहीं रह गई है, कोई कीमत ही नहीं रह गई है। मैं बार-बार कह रही हूँ, अमीर साहब दिस हैज़ टू स्टॉप समव्हेयर। हम गज़ा नहीं बनना चाहते, हम कश्मीर नहीं बनना चाहते। और यही तो मुसीबत। एक बहुत अच्छा आर्टिकल है पीटर ऑबॉर्न का, और उसने ये लिखा था, इज़ एन अमेरिकन खान के बारे में लिखा था कि इमरान खान इज़ एक्ज़ैक्टली द काइंड ऑफ लीडर दैट अमेरिकन्स हेट। यानी कि वो गलत फैसला करे, ठीक फैसला करे, वो दूसरी बात है, वो यू टर्न ले, वो कुछ और करे, मिनिस्टर्स बदले, वो एक और चीज़ है, वो एक अंदरूनी चीज़ है। पर खान साहब पाकिस्तान पे समझौता करने को तैयार नहीं है किसी के साथ, यही चीज़ उनको बुरी लगती है। आपको याद है वो जो आया था अखबार में एक दफ़ा, ज़रदारी साहब ने बोला था कि अमेरिकन्स माइट बी स्केयर्ड ऑफ कोलैटरल डैमेज आफ्टर ड्रोन्स, आई एम नॉट स्केयर्ड। तो जब आपके पास इस तरह का आदमी होता है और फिर आपके पास खान साहब जैसा आदमी होता है, आप खुद सोच लें, आपका जो स्टेटस को है वो टूटेगा, आपकी गुलामी टूटेगी। जो 76 साल से आपका ड्राइवर का अपना बेटा ड्राइवर होता है, कुक का बेटा कुक होता है, और मालदार का बेटा मालदार होता है, तो ये जब स्टेटस को टूटेगा तो नुकसान किसको होगा? उन्हीं 5% को होगा ना जो मुल्क चला रहे हैं। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया शानदाना गुलजार साहिबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी। एक ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक से वापसी पे फैज़ाबाद धरना केस से मुतल्लिक जो इंकशाफात सामने आए हैं उन पर बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सेनेटर जावेद अब्बासी से। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने 2017 के धरने की जिम्मेदारी उस वक्त की शहबाज शरीफ की वजारत आला में कायम मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत पर आयद कर दी है। ताहम शहबाज शरीफ का नाम लिखने से गुरेज किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से मार्च की इजाजत देना नामुनासिब अमल था। रिपोर्ट में फैज हमीद समेत तमाम फौजी अफसरान को क्लीन चिट दे दी गई है। फैजाबाद के मकाम पर 2017 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने और उस दौरान पेश आने वाले वाकयात पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनाए जाने वाले इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट तैयार करके वफाक की हुकूमत को भेज दी है। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में ISI के उस वक्त के डायरेक्टर जनरल फैज हमीद को धरना कराने के इल्जामात से क्लीन चिट मिल गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तहकीकात में फैजाबाद धरने के पीछे किसी इदारे के किरदार का सुराग नहीं मिला। यह कमीशन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के फैजाबाद धरना केस में फैसले पर अदम अमल दरामद के बगैर के बाद धरने के इनेकाद और जिम्मेदारान के तयन के लिए कायम किया गया था, जिसमें पुलिस के साबिक IG अख्तर अली शाह, साबिक IG ताहिर आलम और खुशहाल खान शामिल थे। इंक्वायरी कमीशन ने मुजाहरीन में पैसे तकसीम करते हुए वीडियोज में दिखाई देने वाले DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल नवीद अजहर हयात को भी क्लीन चिट दे दी है। रिपोर्ट में करार दिया गया है कि जनरल फैज हमीद ने वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी की ज़ेर सदारत मीटिंग में दी गई हिदायत पर अमल किया। धरने से निमटने के तमाम फैसलों की जिम्मेदारी साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी ने कबूल की है। रिपोर्ट में कहा गया कि शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल, जाहिद हामिद, आफ्ताब सुल्तान से भी एजेंसीज के किरदार का पूछा गया। तमाम मुतल्लिका गवाहान ने किसी भी इदारे या शख्सियत के किरदार से इनकार किया। लिहाजा कमीशन के लिए किसी भी एजेंसी या शख्सियत को धरने से जोड़ना मुमकिन नहीं। कमीशन का कहना है कि पंजाब हुकूमत इब्तदाई सतह पर धरने को रोक सकती थी। सूबाई हुकूमत का तहरीक लब्बैक को इस्लामाबाद तक मार्च की इजाजत का फैसला नामुनासिब था। सूबाई हुकूमत ने वोट बैंक बचाने के लिए मुजाहरीन के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। यह जिम्मेदारी से इनहराफ और मिसकंडक्ट है, लिहाजा कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी भी सियासी और सरकारी शख्सियत ने किसी एजेंसी या रियासती इदारे के धरने से मुतालिक कोई बयान या सबूत नहीं दिया। यहां सवाल यह है कि फैजाबाद धरने की जिम्मेदारी उस वक्त की शहबाज शरीफ की पंजाब हुकूमत पर डाली गई है, तो क्या अब मियां नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जैसा कि वो मेमो गेट कमीशन में गए थे? क्या सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म को तलब भी करेगी या नहीं? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी रहनुमा, साबिक अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली राजा रियाज साहब। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब आपके वक्त का। राजा साहब, मुस्लिम लीग नून, एहसन इकबाल, शहबाज शरीफ, ये सब लोग कहते रहे कि इसमें जनरल फैज़ हमीद का कहीं ना कहीं कसूर था, और नून लीग का वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है 7 साल से कि ये धरना जनरल फैज़ हमीद की मुआवनत या उनके किरदार से हुआ था। आज नून लीग खुद ही अपने मौक़िफ़ से मुकर गई कमीशन के सामने। ये मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है। असल में जो कमीशन बना था, कमीशन ने सब लोगों को सुन के जो फैसला दिया है, इसके बाद मैं समझता हूँ कि अब कमीशन ने एक फैसला दे दिया है तो उसमें पीछे हटने वाली बात तो नहीं है। जो रोल उन्होंने किसी का सामने लाए हैं, अब जो लोग उसमें थे वो मुनासिब बता सकते हैं कि क्या वाकई ये कमीशन ने जो रिपोर्ट जारी की है ये दुरुस्त है। उस वक़्त के जो मुतलका लोग थे, अभी तो ये रिपोर्ट आई है, अब 2-4 दिन पे इस पे जब सारे लोग अपने कमेंट्स देंगे तो फिर पता चलेगा कि असल हक़ाइक़ क्या है। राजा साहब, इसमें एहसन इकबाल साहब पेश हुए। एहसन इकबाल साहब ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। एहसन इकबाल साहब इससे पहले कह चुके हुए हैं एक टीवी प्रोग्राम में, उन्होंने इशारा किया था कि इसमें जनरल फैज़ हमीद का कहीं कोई किरदार था। तो क्या एहसन इकबाल साहब को फिर ये इल्ज़ाम उन पर देना नहीं चाहिए था इस कमीशन के सामने जब पेश हुए? उन्होंने क्यों कहा कि इसमें जनरल फैज़ हमीद का कोई कसूर नहीं है? अब ये तो एहसन इकबाल साहब बड़े सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के और बड़े जिम्मेदार आदमी हैं। अगर उन्होंने किसी जगह ये नहीं कहा होगा तो फिर उन्होंने उधर भी नहीं कहा, और अगर वो समझते तो वो बड़ा डट के कहने की पोजीशन रखते हैं और हमेशा असूली बात करते हैं, जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ। तो फिर एहसन इकबाल साहब ने अगर नाम नहीं लिया तो हो सकता है उन्होंने पहले भी कभी नाम ना लिया हो, इसलिए ये एहसन इकबाल साहब ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। मैंने पहले भी आपको मेरे भाई अर्ज किया कि ये ज्यादा जो इस पे बेहतर कमेंट्स कर सकते हैं जो लोग इसमें आप जिनके नाम ले रहे हैं, वो बाहर क्या कहते थे और कमीशन के सामने उन्होंने क्या कहा। अगर तो उसमें तजाद है तो फिर इसकी वजाहत वो ही कर सकते हैं कि ये तजाद क्यों आया, बाहर कुछ और था और कमीशन के सामने कुछ और हुआ। तो ये चीजें देखने वाली है। मैंने आपको अर्ज किया है कि आइंदा 2-4 आने के बाद सब लोग इसके बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे तो फिर कोई वाज़ेह अपोजिशन पता चलेगी। सही। अच्छा, की रिपोर्ट पे राजा साहब, अगर तो सारे लोग जैसा कि आप फरमा रहे हैं, लोग इत्मीनान करते हैं। सही है राजा साहब, जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि एहसन इकबाल डट के बात करते हैं और बड़ी उसूली बात करते हैं, तो वो तो सारी नून लीग ही डट कर बात करती थी और उसूली बात करती थी इमरान खान की हुकूमत गिराने से पहले तक। लेकिन जैसे ही पीडीएम की हुकूमत बनी तो नवाज शरीफ साहब ने भी कहना छोड़ दिया, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ने मुझे सजाएं दिलवाई, मेरी हुकूमत गिराई, खामोशी इख्तियार कर ली, वोट को इज्जत दो, खत्म हो गया। फैजाबाद के ऊपर भी यूटर्न ले लिया। वो तो अब भी ये कहते हैं, वो तो अब भी नहीं मैं आपसे, वो तो अब भी ये कहते हैं, बड़ा खुले अल्फाज में कहते हैं, और अब वो बड़ा सीरियसली इस पे होमवर्क कर रहे हैं कि वो अदालत के सामने जिस तरह हाई कोर्ट के 6 जजों ने खत लिखा है, हाँ। और वो मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो इस बारे में वो भी जहाँ तक मेरी इतला है इस पे सारे उनके वकला जो है वो मुशावरत कर रहे हैं, और इस बारे में शायद वो भी सुप्रीम कोर्ट में चले। ये जो 2 लोग हैं इन्होंने मेरी हुकूमत गिराई, क्यों गिराई, वजह बताया जाए कि उस वक्त हुकूमत बहुत अच्छी चल रही थी, महंगाई कम थी, कारोबार चल रहे थे, माशी तौर पे पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग में। तो इस बारे में तो मियां नवाज शरीफ साहब हमेशा खुल के बड़ी वाज़ेह अल्फाज में बात पहले भी करते रहे हैं, तो अब भी राजा साहब, आप ये फरमा रहे हैं कि ये जो 6 जजों वाला मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जिसके ऊपर 29 अप्रैल को समाअत शुरू हो रही है सुप्रीम कोर्ट में,
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर। आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ उसमें फरीक बनेंगे और वो वहां कहेंगे जाके अदालत से कि मेरी हुकूमत जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद ने गिराई थी। मैंने अर्ज किया है कि वो इस पे मुशावरत कर रहे हैं, सीरियसली मुशावरत हो रही है, इस पे वर्किंग हो रही है कि उस में जाना चाहिए, और अगर जाते हैं तो उसके क्या कानूनी ये तो वकील हजरात ही बता सकते हैं कि उनको भी मशवरा दे रहे होंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल मैं इस बात को आपके इल्म में और जो लोग हमारे दोस्त सुन रहे हैं उनके इल्म में लाना चाहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ इस बारे में बड़ा सीरियसली सोच रहे हैं। उन्होंने ख्यालात का इज़हार पिछले दिनों एक सीनियर सहाफ़ियों के साथ उनकी मीटिंग हुई तो उसमें भी अपने ख्यालात का इज़हार किया है। अब अगर उनके वकला समझेंगे कि ये हमारा केस मजबूत बनता है और हमें जाना चाहिए, तो फिर मेरा ख्याल है वो पीछे नहीं हटेंगे, वो जरूर जाएंगे। तो वो पर अपने भाई की और अपनी बेटी की हुकूमत की कुर्बानी देने को तैयार हैं? नहीं, इसमें भाई और बेटी की कुर्बानी हुकूमत, इस हुकूमत का तो उससे कोई तल्लक नहीं। तो देखना तो यह है कि उस वक्त जो मियां नवाज शरीफ को एक झूठे मुकदमे में बेटे से तनख्वाह ना लेने पे हुकूमत से फारग किया गया, उसमें सब लोगों का रोल सामने लाना है, और वो जो किया गया वो गलत किया गया। अब तो ये तो बात सब खुल के सामने आ चुकी है कि वो फैसला जो है वो लेकिन जज राजा साहबान से साहब, जबरदस्ती कराया गया। ये आप केस उस का, बिल्कुल केस का आप जो कॉन्टेक्स्ट बता रहे हो, केस का कॉन्टेक्स्ट ऐसे ही होगा। लेकिन 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब ने जब जलसा किया लाहौर में, उस जलसे के बाद नवाज शरीफ साहब ने कोई गुफ्तगू नहीं की आज तक। अब हुकूमत बने भी 2 माह हो चुके हैं, उन्होंने कोई नवाज शरीफ साहब की एक स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड नहीं आ पा रही। वो खामोशी इख्तियार कर गए हैं वोट को इज्जतों के बयानी पर। बड़ी शदीद 4 महीने से तनकीद हो रही है जी, मियां साहब उस पे उन्होंने खुल के बात नहीं की, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब वो इस बारे में बड़ा सीरियसली सोच रहे हैं कि वो अदालत में जाएं और उधर ये सवाल रखें कि 2017 में मेरी हुकूमत को क्यों ख़त्म किया गया। उसके सारे हक़ाइक़ भी कौम के सामने आने चाहिए। तो अगर उनके वकला ने अभी 29वें दिन पड़े हैं, 8-10-12 दिन हैं, तो अगर उनके वकला समझेंगे कि इसमें हमारा केस बनता है और ये हमारा मजबूत केस है, तो मैं आप मेरी जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर अदालत में इसी केस में सुप्रीम कोर्ट में फरीक बनेंगे और वो ज़रूर सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना केस लेके जाएंगे। राजा साहब, नून लीग की जो अहम शख्सियात ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि उन्हें भी इलेक्शन में हराया गया, जैसे मियां जावेद लतीफ़ हैं, राना सनाउल्ला हैं और कुछ लोग हैं जो जिनको कहा जाता था कि इस्टेब्लिशमेंट के नाक़िद लोग हैं, इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते रहे। वो तासुर ये दे रहे हैं कि इनको इलेक्शन में हराया गया है। ऐसे ही है ना राजा साहब? आप जो मेरे बेटे के मुकाबले में हामिद रजा साहब जो आज सुन्नी चेयरमैन, उन्हें मेरे बेटे से जिस तरह जिताया गया, इसी तरह बहुत सारी जगहों पे ये हुआ है। और उनको जिता के फिर उनको जिस तरह इस्तेमाल किया गया और पीटीआई के जिस तरह उन्होंने लिख के दे दिया अदालत इलेक्शन कमीशन को कि मुझे रिजर्व सीटें नहीं चाहिए, तो उससे साबित हो रहा है कि वो एकदम उन्होंने लिख के दे दिया और जो उनका पीटीआई के तहत था उसका बेड़ा गर्क कर दिया और पीटीआई के 80 के करीब सीटें खराब कर दी। तो उससे फिर आप अंदाजा लगा लें कि उनके पीछे कौन था, क्यों उनको इस तरह जिताया गया और फिर किस तरह उनके जरिए 80 सीटें जाया की गई। ये सारी चीजें आपके सामने हैं। साहिबजादा हामिद रजा को आपके बेटे के मुकाबले में इलेक्शन जितवाया किसी और ने जितवाया, आप ये कह रहे हैं? जी, जितवाया गया और फिर उन्होंने जिस तरह इलेक्शन कमीशन में बगैर पीटीआई की लीडरशिप की इजाजत के लिख के दे दिया कि मुझे रिजर्व सीटें नहीं चाहिए, उसी बिना पे इलेक्शन कमीशन में पीटीआई केस हारी और उसी बिना पे पीटीआई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी केस हारी। और वो सिर्फ वो लेटर जो लिख के दिया है, अगर आप कहेंगे तो मैं उसके लेटर की आपको कॉपी भेज दूंगा। वो एन उस वक्त लिख के दिया जब केस पूरे जोर पे था और दोनों जगह पे जो इनके तो राजा साहब, आप कह रहे हैं कि साहिबजादा हामिद रजा किसी और के साथ मिले हुए हैं, पीटीआई के खिलाफ किसी और के साथ मिले हुए हैं। वो पीटीआई को उन्होंने जितना नुकसान पहुंचाया है, हाँ। जब से पीटीआई बनी है इतना किसी ने पीटीआई को नुकसान नहीं पहुंचाया जितना हामिद रजा साहब ने एक लेटर लिख के पहुंचाया है।
और ये उनके ये सीधे उनसे करीब ये सीटें उनसे ज़ाया की हैं, नादानिस्ता तौर इससे पर आपको गलती, अंदाजा लगे। राज साहब, ये उनसे नादानिस्ता तौर पर गलती हुई है ये सीटों वाले मामले पे हामिद रजा साहब से, या आप ये कहना चाहते हैं कि किसी के साथ मिल के कुछ साजबाज करके उन्होंने ये काम किया? जी बिल्कुल, किसी के साथ मिलके साज़बाज़ करके ये काम किया तो वो कौन है और ऐसी, इसीलिए उन्हें वो किसके जिताया साथ गया। साजबाज किसके साथ किया उन्होंने? अगर पीटीआई के साथ, नून लीग के साथ भी नहीं किया होगा, पीपल्स पार्टी के साथ भी नहीं किया, पीटीआई को वैसे नुकसान आपको पहुंचाया, पता है, तो साजबाज किससे आपको किया उन्होंने? मेरे से ज्यादा बेहतर है, आपको पता है चमक भी चलती है और भी बहुत सारे चीजें हैं। हम्म। ये सब कुछ होता है मेरे से ज्यादा, मेरे भाई, आपको पता है। ना ना, मेरे पे ना डाले हम राज साहब, मैं मेरे पे ना डाले। ये फरमाए कि मेरे से ज्यादा आपको पता है। ये फरमाया राज साहब के इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ ने लगाया, महमूद खान अचकज़ई ने लगाया, अख्तर महंगल ने लगाया, जमात इस्लामी ने लगाया, ये सब इकट्ठे होकर सड़कों पर निकल आए। अब इधर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपके बेटे को हराया गया, उधर राना सनाउल्लाह है, उधर मियां जावेद लतीफ़ हैं और लोग हैं, तो जो लोग दूसरी साइड से वो क्यों नहीं बाहर निकल पा रहे, वो क्यों खामोश होकर बैठ गए? देखिए मेरे भाई, मैं तो सिर्फ आपके सामने एक सिंपल सा केस रखता हूं कि हामिद रजा साहब को कौन सी मजबूरी थी, या क्या उन पे कोई ऐसा आसान किया गया था कि उन्होंने पीटीआई के साथ एक मुआहदा किया और अगले 20 घंटे के बाद एक लेटर लिया इलेक्शन कमीशन को कि मुझे रिजर्व सीटें नहीं चाहिए, मेरी कोई डिमांड नहीं, मैं तो खुद ही इसके इलेक्शन निशान पे, अपनी पार्टी के निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ा। इस लेटर लिखने के बाद वो केस जो पीटीआई ने किया हुआ था, वो केस कमजोर हुआ और केस पीटीआई हार गई। अब मुझे आप सिर्फ इतना बता दें कि अहमद रजा साहब पे क्या आसान था कि उन्होंने एकदम ये लिख के दे दिया, और आसान यही था कि उन्हें जिताया गया था, हालांकि वो वाज़ेह अक्सरियत से मेरे बेटे से हार रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राजा रियाज साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताते चलें कि दहशतगर्दी और उसकी माली मुआवदत से निपटने के लिए पाकिस्तान और सऊदी इंटेलिजेंस सेटअप के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हुए हैं। वली अहद, सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत वज़रा काउंसिल का हफ्तावार इजलास 4 अप्रैल 2024 को जद्दा में हुआ था। उस इजलास में पाकिस्तान से मुतल्लिक फैसलों समेत मुख्तलिफ फैसले किए गए। सऊदी काबीना ने सऊदी स्टेट सिक्योरिटी के सदर या उनके नायब को पाकिस्तानी फरीक के साथ बातचीत करने और सदर और पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस के दरमियान दहशतगर्दी और उसकी माली मुआवत से निपटने के सिलसिले में एक MOU पर दस्तखत करने का इख्तियार दिया है। यह पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में एक अहम कामयाबी है और यह मुफाहमत दोनों रियासतों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने की अक्कासी करती है। ये इकदाम फौजी क़यादत की ज़ेर क़यादत हमारी फौजी सिफारतकारी की कामयाब कोशिशों को भी जाहिर करता है। एक ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक से वापसी पे एक अफसोसनाक सानिया, ट्रेन के अंदर एक हादसा हुआ, एक खातून को पुलिस एहलकार ने मारा और उसके बाद उसकी जान चली गई। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। गुज़श्ता दिनों चलती ट्रेन में एक खातून और बच्चे पर पुलिस एहलकार के बहिमाना तशद्दुद की वीडियो सामने आई। सामने आने वाली वीडियो में खातून को यह कहते सुना जा सकता है कि मार क्यों रहा है, मार नहीं। बातज़ां पता चला कि उस खातून की लाश बरामद हुई। हलाक होने वाली फैसलाबाद की रिहायशी खातून मरियम बीबी की मौत मुअम्मा बन चुकी है, क्योंकि रेलवे इंतजामिया और लवाहिकीन के बयानात में गहरा तजाद है। रेलवे इंतजामिया बज़ाहिर इस बात को उजागर करने की कोशिश कर रही है कि खातून ने खुद ट्रेन से छलांग लगाई। इसके बरक्स बुरसा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मरियम बीबी को उसी पुलिस एहलकार ने कत्ल किया जिसने तशद्दुद किया, और पर्स से नकदी और जेवर भी गायब है। यही वजह है कि कई दिन गुजरने के बाद भी अब तक यह वाज़ेह नहीं हो सका कि मरियम बीबी की हलाकत कैसे और किन हालात में हुई। जड़ावाला फैसलाबाद की रिहायशी मरियम बीबी कराची में ब्यूटी पार्लर पर मुलाजमत करती थी। वो ईद की छुट्टियों पर बजरिया मिल्लत एक्सप्रेस घर वापस लौट रही थी। हैदराबाद के करीब चलती ट्रेन में मजकूरा खातून और उसके बच्चे पर रेलवे पुलिस एहलकार मीर हसन के तशद्दुद की वीडियो सामने आई, जबकि डब्बे में दीगर मुसाफिर भी नजर आ रहे हैं। बातज़ां मालूम हुआ कि वो खातून मुर्दा हालत में पाई गई। यह खबर भी सामने आई कि खातून को मुबैना तौर पर धक्का देकर ट्रेन से गिराया गया है। पुलिस ने 8 अप्रैल को मरियम बीबी के भाई को इत्तला दी कि उसकी बहन ट्रेन से गिरकर हलाक हो चुकी है। मरियम बीबी के भाई के मुताबिक पुलिस एहलकार मीर हसन ने मरियम पर तशद्दुद किया और उसे कत्ल करके लाश ट्रैक पर फेंक दी। उन्होंने कत्ल का मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को दरख्वास्त दी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी।
हलाक होने वाली खातून के भतीजे ने अपने बयान में कहा कि वक़ुआ के वक्त वो अपनी फुफ्फी के साथ ट्रेन में मौजूद था। मरियम ऊंची आवाज में विर्द कर रही थी। पुलिस एहलकार ने शोर मचाने पर एतराज किया और फिर तशद्दुद शुरू कर दिया। पुलिस एहलकार मरियम को साथ ले गया और बच्चे को अगले स्टेशन पर उतार दिया गया। जब इस शर्मनाक वाक़े की वीडियो और खबरें मीडिया पर आई तो तशद्दुद में मुलव्विस पुलिस एहलकार मीर हसन को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद अज़ां उसे पुलिस एहलकार को जमानत पर रिहा कर दिया गया। रेस्क्यू अमले की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 8 अप्रैल को खातून की चलती ट्रेन से कूदने का वाक़या रिपोर्ट हुआ। सुबह 6:30 बजे चनी गोट के मकाम पर खातून ट्रेन की खिड़की से कूद गई और वो मौके पर ही जाँ बहक हो गई थी। यहाँ सवाल यह है कि वरसा की दरख्वास्त के बजाय रेलवे की दरख्वास्त पर FIR का इंदराज क्यों हुआ? क्या रेलवे इंतजामिया अपने एहलकार के घिनौने फेल पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है? क्या कोई मर्द पुलिस एहलकार यूं किसी खातून पर तशद्दुद या उसे गिरफ्तार कर सकता है? तशद्दुद में मुलव्विस एहलकार मीर हसन मरियम बीबी को दूसरे डब्बे में क्यों ले गया और बच्चों को दूसरे स्टेशन पर क्यों उतार दिया? वीडियो सबूत मौजूद होने के बावजूद रेलवे इंतजामिया ने वाकये में मुलव्विस एहलकार के खिलाफ खुद कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या अपने बच्चे और भतीजे के हमरा ईद की छुट्टियां गुजारने के लिए जाने वाली खातून ट्रेन से महज छलांग लगाने के लिए सवार हुई थी? और हम सवाल ये कि मुल्क में कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से खुद लाकानूनियत, तशद्दुद और इस किस्म के वाक़यात में बढ़ता इजाफा और रुझान इंतहाई तशवीशनाक है और ये तमाम हुकूमतों यानी मरकज़ी और सूबाई हुकूमतों के लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए कि उनके मातहत काम करने वाले, कानून नाफिज करने वाले इदारे क्यों शहरियों के ऊपर इस किस्म का तशद्दुद और जबर का सिलसिला रवा रखे हुए हैं। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा जमहूरियत।